नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। आपको जल्दी बिजली के ब्लैकआउट से छुटकारा मिलने जा रहा है। अब ब्लैकआउट होने की स्थिति में भी आपके घर की बिजली नहीं जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने इसके लिए ब्राउन आउट योजना शुरू की है। सरकार की बिजली के ब्लैकआउट की स्थिति को ब्राउन आउट में बदलने की योजना है। ऊर्जा मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत डीसी लाइन योजना शुरू की है। ये पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के फलोदी गांव और बिहार के सासाराम जिले में चल रहा है। योजना के तहत हर घर में डीसी लाइन दी जा रही है। इसके तहत ग्रिड फेल होने पर भी घरों में सीमित बिजली पहुंचती रहेगी और घरों के बल्ब और पंखे चलते रहेंगे। तो चलिए, हमारे संवाददाता प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको दुनिया के 5 बड़े ब्लैकआउट्स के बारे में हम बता रहे हैं। तो चलिए जानिए कि 5 बड़े ब्लैकआउट्स अभी तक दुनिया में कौन कौन से रहे हैं। 9 नवंबर 1965, जी हाँ, यूएस और कनाडा दोनों ही देशों में न्यूयॉर्क सिटी की बिजली गुल हुई थी। और कितने लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे? कुल 3 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे। 13 घंटे तक बिजली दोनों ही देशों में गुल रही थी। 9 नवंबर 1965 को ये मेजर ब्लैकआउट हुआ था यूएस और कनाडा में। और यूएस और कनाडा के बाद आपको बताते हैं कि 18 मार्च 1978 को थाईलैंड में सैमिट प्रकन में पावर प्लांट फेल हुआ था। मेजर पावर प्लांट है वहां का, जो फेल हो गया था। 18 मार्च 1978 को 9 घंटे तक बिजली बिल्कुल गुल रही थी। तो 1978 में ये ब्लैकआउट हुआ था थाईलैंड में। और 13 मार्च 1979 को कनाडा में क्यूबेक में 12 घंटे तक बिजली गुल रही थी। 60 लाख लोग इस ब्लैकआउट से प्रभावित हुए थे। और 13 मार्च 1979 की ये घटना है। तो चलिए, चौथा बड़ा ब्लैकआउट कहाँ हुआ था? 11 मार्च 1999 को सदर्न ब्राजील इटाइपू पावर प्लांट पर बिजली गिरने की वजह से 9 करोड़ 7 लाख लोग प्रभावित हुए थे इस ब्लैकआउट की वजह से। तो दुनिया के ये मेजर ब्लैकआउट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 2 जनवरी 2001 को उत्तर भारत में ग्रिड फेल हुई, जिससे मेजर ब्लैकआउट हुआ था और 12 घंटे तक बिजली पूरे तरीके से गुल रही थी। 22 करोड़ 60 लाख लोग इस ब्लैकआउट से प्रभावित हुए थे 2 जनवरी 2001 में। प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रकाश, ये बताइए कि सरकार की स्कीम से कैसे ब्लैकआउट की समस्या हल होगी? देखिए, अभी ये तो पायलट प्रोजेक्ट है। अभी राजस्थान और बिहार के 2 जगहों पे इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि अगर ग्रिड फेल्योर होता है तो उस कंडीशन में क्या इस तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए ताकि कंप्लीट ब्लैकआउट ना हो। क्योंकि नॉर्मल ऐसा होता है कि अगर ग्रिड फेल्योर होता है तो ऐसे कंडीशंस में कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है। आपके हाल ही में आपको ध्यान होगा, नॉर्दर्न ग्रिड जब फेल हुआ था तो कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ था। तो पावर मिनिस्ट्री एक ऐसा मैकेनिज्म पे काम कर रही है जिसमें इस तरह के ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं कि एक ऐसा सिंगल लाइन हर घर में अवेलेबल कराया जाए जो डीसी लाइन होगा, जिसमें कि ये होगा कि अगर ग्रिड फेल होता है तो ऐसे कंडीशन में कंप्लीट ब्लैकआउट ना हो। और जो लाइटिंग का कंडीशंस है उसमें अगर एक आप बल्ब जला सकते हैं, एक फ़ैन जला सकते हैं, मतलब पार्शियल लाइट आपको मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ब्लैकआउट होगा। एक पायलट प्रोजेक्ट है। पावर मिनिस्ट्री की कोशिश ये है कि ऐसे कंडीशंस में कंज्यूमर को फ़ायदा हो, कंज्यूमर को कंप्लीट ब्लैकआउट का सामना ना करना पड़े, उसके लिए एक मैकेनिज्म कोशिश की जाए। IIT के एक प्रोफेसर्स के सुझाव पे पावर मिनिस्टर ने एक पहल की है और राजस्थान और बिहार के एक ज़िले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरू किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पायलट प्रोजेक्ट्स के जो परिणाम है वो किस तरीके से निकलते हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके लिए अभी हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। बट ये ज़रूर है कि कंज्यूमर के बेहतरी के हिसाब से इस पायलट प्रोजेक्ट में अगर सफलता मिलती है और अगर इसको सही तरीके से लागू किया जाता है तो कंप्लीट ब्लैकआउट का जो सिचुएशन है वो अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया प्रकाश इस बातचीत के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे। 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली रिंगिंग बेल्स अभी तक फोन की डिलीवरी भी नहीं दे सकी, लेकिन कंपनी ने दुनिया का सबसे सस्ता LED टीवी लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इस टीवी की कीमत भी 9,990 रुपए रखी है। कंपनी ने दावा किया कि वो 15 अगस्त से टीवी की बिक्री शुरू कर देगी। ये LED टीवी 31 इंच का है। कंपनी ने यहाँ तक दावा किया कि टीवी की बिक्री से जो भी मुनाफा मिलेगा उसमें से 95% चैरिटी के लिए दिया जाएगा। कंपनी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सरकार से फोन पर सब्सिडी देने की मांग की है।
कंपनी ने सरकार से 50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांगी। आपको बता दें, कंपनी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो 1 जुलाई से अपने फोन की डिलीवरी शुरू करेगी, लेकिन अब कल से फोन की डिलीवरी शुरू करने की बात कह रही है। पहले चरण में रिंगिंग बेल्स 5,000 फ्रीडम 251 मोबाइल फोन डिलीवर करेगी। कंपनी को 8.25 करोड़ फोन की बुकिंग मिली। अब सवाल तो ये है कि अगर सरकार फोन पर सब्सिडी देने से मना कर देती है तो क्या बाकी ऑर्डर की डिलीवरी नहीं दी जाएगी? तो 251 रुपए की फोन की डिलीवरी के बारे में रिंगिंग बेल्स के एमडी मोहित गोयल से खास बात की जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता ने। कितने फ़ोन सर का आपके पास रजिस्ट्रेशन आया था और उसके बाद क्या सिचुएशन सर है? 7.5 करोड़ यूनिट्स हमारे पास में रजिस्टर्ड हुई थी ऑनलाइन और 75 लाख यूनिट्स हमारे पास में ऑफलाइन। तो 8.25 करोड़ यूनिट्स हमारे पास में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें से 2 लाख लोगों को जिनके पास में फ़ोन नहीं है, 2 लाख यूनिट्स हम देने जा रहे हैं। लेकिन आज मैं बात करूं कि मैंने अभी भी बताया आपको 50% से ज़्यादा लोग अभी भी हैं जिनके पास में स्मार्टफोन या फ़ोन ही नहीं है। उसके लिए 28 जून को हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने कीमती समय में से 10 मिनट हमें दें, जिससे कि हम उन्हें बताएं कि 75 करोड़ लोग 75 करोड़ 750 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास में आज भी स्मार्टफोन नहीं है। आप थोड़ा सा गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करे। मैं ये नहीं कहता आप मुझे, मेरी कंपनी को, रिंगिंग बेल को इसका ऑर्डर दें, आप बस मुझे कैसे भी इसका विश्वास दे दें कि हम 75 करोड़ लोगों को फ़ोन देंगे। मैं अपना ये नाम भी, अपनी कंपनी भी समर्पित करने के लिए रेडी हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर 251 रुपये में फ़ोन थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है, किस तरह से आपने संभव किया? कितनी कॉस्ट सर आपको पड़ रही है और 251 में कैसे मिल रहा है सर? देखिए 1180 रुपये की इसकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है। हमने पहले बताया था कि 250 रुपये में हमें कुछ ऐप्स मिली है। मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 20 से 25 ऐप्स मिल जाएंगी, लेकिन कुछ नेगेटिविटी होने के कारण कुछ ऐप्स बैकआउट कर गई हैं। फिर भी हमें सफिशिएंट ऐप मिल गई हैं। कुछ हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ था हमारी वेबसाइट से जो हमने ऐड दिए थे। तो अभी भी, लेकिन मैं कहूँ तो मुझे 150 से 250 रुपये का रोज़ इसमें आ रहा है। हो सकता है वो रोज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन मेरे अदर मॉडल्स हैं जिनमें मुझे प्रॉफिट आ रहा है। मैंने कहा था अभी कि 95% से ज़्यादा मैं चैरिटी करूँगा, तो उनका जो प्रॉफिट है मैं बैक टू बैक इसमें कस्टमर को वापस देता रहूँगा, और जब तक उनमें प्रॉफिट आता रहेगा तब तक ये फ़ोन 251 रुपये में मार्केट में जाते रहेंगे। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने रिंगिंग बेल्स के टीवी को भी एक धोखा बताया। जी बिजनेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि रिंगिंग बेल्स का कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। रिंगिंग बेल नथिंग बट फ्रॉड, और ये प्रूव हो चुका है। सिर्फ लाखों करोड़ों से बुकिंग के नाम से पैसे लेना और कुछ चीज मार्केट में से खरीद के थोड़ा लॉस सहन करके कुछ 100 को देना, ये पोंजी कंपनी का कॉन्सेप्ट है। और उसमें कोर्टबाजी होकर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होकर ये सब प्रूव हो चुका है। आप सबको पता है, वेबसाइट बंद पड़ी, ईमेल बंद पड़ा, ऑफिस भगा दिया। अब ये एक घोटाला उनका रिंगिंग बेल का रोका। अरे ये पोंजी कंसेप्ट है। मैंने जैसे बताया, रिंगिंग बेल में जो फ्रॉड किया, कितनों के पैसे आए भगवान को मालूम। 251 के लिए कौन कितने धक्के खाएगा? नोएडा में एक जगह आकर गांव में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने कौन जाएगा? तो ये पोंजी कंसेप्ट में ऐसा ही होता। तो रिलायंस जियो ने मानसून हंगामा ऑफर की शुरुआत कर दी। कंपनी ने अपने 4G मोबाइल फ़ोन लाइफ के दाम 25% तक घटा दिए, यानी पहले 3,999 रुपये में मिलने वाला लाइफ 4G फ़ोन अब 2,999 रुपये में मिलेगा। इस फ़ोन के साथ 3 महीने के लिए अनलिमिटेड 4G डेटा फ्री मिलेगा, और अगर 3 महीने में रिलायंस जियो की कमर्शियल सर्विस शुरू नहीं होती तो यही ऑफर आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और बाद में कमर्शियल सर्विस शुरू होने के बाद जो दरें तय होंगी वो लागू होंगी। ये ऑफर रिलायंस जियो के लाइफ फ्लेम ड्यूअल सिम फोन पर लागू है। HD स्क्रीन वाले इस फोन में वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंस की सुविधा है। फोन के साथ रिलायंस जियो की सभी सर्विस भी साथ में मिलेगी। रिलायंस जियो के इस कदम से 4G सर्विस देने वाली एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी बिजनेस की खबर का असर हुआ। मुंबई के सड़क घोटाले में BMC के 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने BMC के चीफ इंजीनियर रोड अशोक पवार और चीफ इंजीनियर विजिलेंस उदय मरूटकर को गिरफ्तार किया है। इन अधिकारियों पर ठेकेदारों से मिली भगत का आरोप है। जी बिजनेस ने 28 जून को आपको दिखाया था कि कैसे अधिकारियों की मिली भगत से ये घोटाला किया गया। हमने आपको दिखाया था कि कैसे मुंबई में आम टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए हर साल गड्ढों में जा रहे हैं। सड़कों की मरम्मत का ठेका जिन कंपनियों को मिलता रहा वो दरअसल आधे अधूरे काम करके पूरे पैसे लेती रहीं।
नौकरशाहों और ठेकेदारों के गठजोड़ से धंधा बरसों तक फलता फूलता रहा। यहां तक कि बीएमसी कमिश्नर के आरोपी कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश के बाद भी 2 कंपनियों को बीएमसी से ही फिर से नए कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रीजनल भाषा में वेबसाइट बनवाने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। गोडैडी ने इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल और मराठी में भी वेबसाइट सर्विस देना शुरू किया। यानी कि अब कम से कम 680 रुपये प्रति महीने देकर इंग्लिश, हिंदी, तमिल और मराठी में वेबसाइट बनवा सकते हैं। वेबसाइट के मेंटेनेंस का खर्च गोडैडी उठाएगी। गोडैडी की सर्विस से उन छोटे कारोबारियों को फ़ायदा होगा जो अपनी भाषा में वेबसाइट मेंटेन करना चाहते हैं। इस बारे में गोडैडी इंडिया के एमडी राजीव सोडी से खास बात की हमारी संवाददाता तानिया दुबे ने। गोडैडी अब 3 और इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, क्या आप मुझे इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, आज वी आर काफ़ी एक्साइटेड हैं टू लॉन्च गोडैडी इन 3 न्यू लैंग्वेजेस, हिंदी, मराठी और तमिल। सो हिंदी, मराठी और तमिल बोलने वाले जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, वो हमारे केयर सेंटर में आ सकते हैं और हमसे अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, जो कि हमारा मानना है कि काफ़ी आसान बना देगा छोटे व्यापारियों के लिए और बिजनेसेस को इंटरनेट पे आने के लिए। जी, तो गोडैडी के लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है भारत। मैं जानना चाहती हूँ कि ये एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट है ऑब्वियसली, आपको कैसे लगता है कि कैसे एसएमबीज़ को ऑनलाइन लाने में मदद करेगा? देखिए, जब भी कोई एसएमबी इंटरनेट के बारे में सोचता है तो वो ये सोचता है कि इंटरनेट एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जो शायद उसका बिज़नेस काफ़ी छोटा है उस चीज़ के लिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि इंटरनेट हर बिज़नेस के लिए आजकल बड़ा ज़रूरी है और ये लैंग्वेजेस जो हम लेके आ रहे हैं इससे बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी बिज़नेस के लिए। तो बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ और दिल्ली में मकानों के दामों में बढ़ोतरी हुई। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 10 मेट्रो शहरों में 2015-2016 की तीसरी तिमाही के मुकाबले चौथी तिमाही में केवल 4 शहरों में ही दाम बढ़े हैं। इन शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ और दिल्ली शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2015-2016 की चौथी तिमाही में ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स की ग्रोथ रेट में काफ़ी कमी आई है। दिलचस्प बात यह कि काफ़ी समय से मुंबई के हाउस प्राइस इंडेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आरबीआई देश के 10 बड़े शहरों के हाउस प्राइस इंडेक्स पर नज़र रखता है। ये 10 शहर हैं: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर, कोच्चि। 2015-2016 की पहली तिमाही में ऑल इंडिया एचपीआई में कमी आई, जबकि चौथी तिमाही में ग्रोथ तीसरी तिमाही के 9.7% से गिरकर 5.2% हो गई। 2014-2015 की चौथी तिमाही में ग्रोथ रेट 17.5% थी। आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है 2011-2012 के रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में किस कदर गिरावट आई। रियल एस्टेट में मुनाफे के लिए निवेश करने वालों के लिए ये आंकड़े गौर करने वाले हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, 6 कंपनीज को डिमांड नोटिस जारी करेगा डीओटी। जी हां, 6 टेलीकॉम कंपनीज को 12,500 करोड़ का डिमांड नोटिस जारी करेगा और 6 कंपनियों पर कम आय दिखाने का आरोप और ये मामला पीएससी के पास फिलहाल लंबित है। डीओटी इस बारे में पीएससी की 2 बैठकें हो चुकी हैं। आपको बता दें अगली बैठक 13 जुलाई को होनी है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, 6 कंपनियों पर कम आय दिखाने का यहाँ पर आरोप है और 6 कंपनीज को डिमांड नोटिस डीओटी अब जारी करेगा। 6 टेलीकॉम कंपनीज को 12,500 करोड़ का डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा डीओटी की तरफ से। असीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। असीम, 6 कंपनीज पर कम आय दिखाने का यहाँ पर आरोप है। फिलहाल ये मामला पीएससी के पास लंबित है। 6 कंपनीज कौन सी हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले पर? देखिए, सारी कंपनियां हैं, आरकॉम, टाटा टेली, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया और एयरटेल, ये सारी कंपनियां हैं। इनके ऊपर सीएजी ने कहा था कि इन टेलीकॉम कंपनियों ने करीबन 45,000 करोड़ रुपए की अंडर रिपोर्टिंग की है और 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस जो है उससे हुआ है। तो सरकार का ये, जब हमने सरकारी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि सरकार जो है इस प्रोसेस में है। उन्होंने जो सीएजी है उससे सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो मांगी थी और सीएजी ने उनको कॉपीज जो है जून में दी है और उसके बाद वो डिमांड रेज करने की उसमें है और जब भी डिमांड ये रेज की जाएगी विद इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो के साथ जो है वो की जाएगी। तो कहीं भी ये ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि सरकार ने इन कंपनियों को रेवेन्यू माफ करने की कोशिश की या इनको कंपनियों को छोड़ने की जो है वो कोशिश की है। तो सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। पीएससी की पीएससी जो है 2 मीटिंग जो है पहले भी कर चुका है और तीसरी मीटिंग जो है वो 13 जुलाई को जो है वो होने वाली है और 13 जुलाई को जब मीटिंग होगी तो उसके बाद अपडेट जो है उनको दिया जाएगा। और ये भी बता दूं कि सारी डिमांड जो है इसके ऊपर
सब कोर्ट्स ने इसके ऊपर स्टे जो है वो दिया हुआ है। जी, और कंपनीज की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए, जो कंपनी से हमने बात की तो कंपनियों का ये कहना था कि ये AGR का मुद्दा जो है वो काफी लंबे समय से पेंडिंग है। अलग अलग कोर्ट्स में अलग ने इसके ऊपर जो है स्टे दिया हुआ है। एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ मामले जो AGR की डेफिनेशन को लेकर के TDSAT में पेंडिंग है। तो इन सब को मिलाकर के वो सब के ऊपर जो है वो स्टे जो है कंपनियों को मिला हुआ है। तो कहीं भी उनको ये नहीं लगता है कि ये अंडर रिपोर्टिंग हुई है उनकी तरफ से। ये सारा मामला जो है विवादित है और इसको विवादित को लेकर के ये मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जी, बहुत शुक्रिया आसिम इस बातचीत के लिए आपका। तो कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर 45,000 करोड़ रुपए के घोटाले को छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि CAG ने एक गड़बड़ी पकड़ी है, लेकिन केंद्र की सरकार इस मामले में शामिल कंपनीज को बचाने में लगी है। सुरजेवाला ने PM के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे को खोखला बताया और कहा कि CAG जांच में बात साबित हुई। मोदी सरकार 6 टेलीकॉम कंपनी से बकाया लेने की बजाय और जुर्माना ठोकने की बजाय उन्हें बचाने में लगी है। मोदी सरकार 6 टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन पर बकाया राशि की वसूली की बजाय, उन पर जुर्माना ठोकने की बजाय उनको बचाने के उपाय ढूंढने में जुटी है। तो पूर्व टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक मामला फिलहाल PSC के पास लंबित है और किसी भी कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे जहां सुनने में आया है कि कोई CAG की रिपोर्ट है जिसमें 2006 से 2009 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में अंडर रिपोर्टिंग हुई है। वो मामला शायद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने में है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जो भी रिपोर्टिंग होती है उस पर स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्जेस और लाइसेंस फी लगता है। ये पेनल इंटरेस्ट के साथ कलेक्ट किया जाएगा। अब ना तो घर मिलने में देरी होगी और ना ही मकान महंगे होंगे। जी हाँ, वो दिन अब दूर नहीं जब आपके घर का सपना साकार होगा। घर के इंतजार में बाल सफेद नहीं होंगे। इसके अलावा सरकार के 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य भी पूरा होगा। अब आपका घर बनेगा सिर्फ 1 हफ्ते में। ये कैसे संभव होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। 2 मिनट नूडल्स, 5 मिनट मील्स, अब 1 हफ्ते में घर। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह दावा अब हकीकत बनने जा रहा है। अब आपको अपने घर का कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए महीनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। घर का कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लंबी छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं होगी। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आपको अपने सपनों का घर केवल 1 हफ्ते में तैयार मिलेगा। जी हाँ, देश में अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो आने वाले दिनों में हाउसिंग सेक्टर की तस्वीर बदल देगी। अफोर्डेबल हाउसिंग के सपने को साकार करने के लिए नई टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा सकती है। ये क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी NBCC को मिल गई है। NBCC ने देश में मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हंगरी की कंपनी ग्रेमाउंट इंजीनियरिंग के साथ करार किया है। ग्रेमाउंट इंजीनियरिंग ने नॉन टेक्टोनिक सिस्टम नाम की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसका इस्तेमाल अब भारत में होगा। NBCC के मुताबिक ग्रेमाउंट के पास ऐसी कंक्रीट टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से रहने लायक घरों का निर्माण काफी तेज रफ्तार से किया जा सकेगा। इसमें कंपनी एक फैक्ट्री बनाएगी जिसमें किसी भी साइज शेप के हाउसिंग यूनिट्स को बनाने के लिए मॉड्यूल्स का निर्माण होगा। NBCC का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से एक फैक्ट्री में हर साल 10,000 हाउसिंग यूनिट बनेंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही इसका इस्तेमाल इंडिविजुअल तौर पर हो सकेगा। हालांकि शुरुआत में ये टेक्नोलॉजी महंगी होगी। NBCC के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से प्रोजेक्ट लागत में भारी कमी आएगी, जिससे घरों की कीमतें भी कम हो सकेंगी। जानकारों के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर को आने वाले दिनों में इस टेक्नोलॉजी से काफी फायदा होगा। NBCC को भी उम्मीद है कि इस टेक्नोलॉजी से उसकी प्रोजेक्ट लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश में इस समय 2.5 करोड़ घरों की कमी है। इसमें भी सबसे ज्यादा कमी इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट और LIG सेगमेंट में है। दिल्ली NCR में ज्यादातर प्रोजेक्ट 4 से 5 साल की देरी से चल रहे हैं और प्रोजेक्ट लागत में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है।
2010-2012 के बीच लॉन्च हुए कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कीमत 2000 से 4000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से बढ़कर 5000 से 6000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो गई है। इसे देखते हुए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन का समय और कीमत दोनों कम करने के लिए कारगर साबित होगा। कह सकते हैं कि ये बिल्डर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एनबीसीसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है। तो दिल्ली में अब सरकारी घरों की कमी नहीं होगी। जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कॉलोनी बनेगी और सरकार ने 7 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रीडेवलप करने का यहाँ पर ठेका दिया है। अब एनबीसीसी सरोजनी नगर, नेताजी नगर, नारोजी नगर में ये कॉलोनीज बनाएगी। सीपीडब्ल्यूडी कस्तूरबा नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी, मोहम्मदपुर में ये कॉलोनीज बनेंगी और दिल्ली में 12,970 हाउसिंग यूनिट से बढ़ाकर 25,667 यूनिट्स का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और दिल्ली में नई हाउसिंग यूनिट्स बनाने की जो लागत है वो 32,835 करोड़ रुपए आएगी। तो दिल्ली में अब वाकई सरकारी घरों की कमी नहीं होगी अगर इस तरीके से जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कॉलोनी बनाई जाती है। तो फिलहाल न्यूज़ 360 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।